नमस्कार दोस्तों, वॉइस विद कुशवाहा चैनल पर आपका स्वागत है। और आज की कहानी है लाडला बेटा। माँ मुझसे फोन पर बात कर रही थी और बात करते समय ही माँ फोन पर रोने लगी थी। सिर्फ खाना देना होता है और शुगर की सुई लगानी होती है, यही दो काम सुजाता के लिए भारी पड़ता है। वह इतना भी नहीं करना चाहती, कहती है कि मैं थक जाती हूँ, मुझसे होता नहीं। सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया। सुजाता मेरी इकलौती भाभी है, क्या इतनी कमजोर हो गई है कि माँ को खाना भी नहीं दे सकती? बुढ़ापे के कारण माँ का ठीक से उठना बैठना नहीं हो पाता था। उनके घुटनों में हमेशा दर्द बना रहता, उस पर उनका भारी शरीर। 2 कदम चली नहीं कि हाँफने लगती। अब इस स्थिति में सुजाता उनकी सेवा नहीं करेगी तो कौन करेगा? बुढ़ापे में बच्चे ही माँ बाप का सहारा होते हैं। माना कि उनके सिर्फ एक ही लड़का नवीन था और हम 3 बेटियां थी। उनकी सेवा तो हम बेटियां भी कर सकती हैं, मगर वे हमारे पास आना नहीं चाहती थी। वजह वही सामाजिक रुसवाई। लोग कहेंगे कि बेटा के रहते बेटी के यहाँ रह रही है। बेटा पर तो अधिकार है, पर बेटियों के पास किस हक से जाएं? माँ की व्यथा सुनकर मेरा मन बेचैन हो उठा। अचानक वे आसपास होती तो मैं तुरंत चलकर उनके पास पहुंच जाती, मगर विवश थी। कहाँ कानपुर और कहाँ बेंगलोर। जब तक नवीन हरियाणा में था, जाना आसान था, अब संभव नहीं रहा। सुजाता दिन भर करती क्या है? बच्चों के स्कूल जाने के बाद उसके पास काम ही क्या रहता होगा? मेरा स्वर तेज था। सोती रहती है, कहती है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती। माँ बोली, तबीयत को क्या हुआ है? जवान है, आपकी तरह बूढ़ी नहीं। नवीन का रवैया कैसा है माँ? नवीन दिन भर ऑफिस में रहता है। ऑफिस से आने के बाद वह सीधे सुजाता के कमरे में जाता है। वहीं 1-2 घंटे नाश्ता पानी करने के बाद खुसुर फुसुर करता रहता है। वह तो उल्टा मुझे ही दोष देता है। क्या कहता है? यही कि बिना वजह सुजाता से उलझती रहती हूँ। 75 वर्षीय महिला हैं आप, जरा सा टीका टिप्पणी कर ही दिए तो इसमें बुरा मानने की क्या जरूरत है? क्या वह बूढ़ी नहीं होगी? कहकर मैं सोचने लगी कि बुढ़ापे में आदमी अपने शरीर से परेशान हो जाता है। तमाम बीमारियां उसे घेर लेती हैं, जिसकी वजह से वह चिड़चिड़ा हो जाता है। माँ को हाई ब्लड प्रेशर के अलावा शुगर भी था। न उनमें पहले की तरह जोश था, न ही स्फूर्ति। कौन कमजोर होना चाहता है? आज का नौजवान जवानी के नशे में कल की नहीं सोचता है। अगर सोचता तो माँ की यह हालत न होती। मुझे सुजाता से ज्यादा नवीन पर क्रोध आ रहा था। यह वही नवीन था जिसे माँ देसी घी का लड्डू कहती थी। हम 3 बहनों में नवीन सबसे छोटा था, इसलिए उसे माँ और हम सबका भरपूर लाड़ प्यार मिला। इसकी एक सबसे बड़ी वजह यह भी थी कि वह लड़का था। लगातार 3 बेटियां हुई तो माँ झल्ला गई। ऐसे में नवीन का आगमन अंधेरे में चिराग की तरह था। नवीन के आने के बाद माँ का सारा ध्यान उसी पर टिक गया। हम बहनें उनके लिए पहले ही बोझ थी, अब और हो गई। वे जब तब हमें डांटती रहती, मानो हमें देखना भी नहीं चाहती हूँ। नवीन को कोई अभाव न हो, इसका हर वक्त उन्हें ख्याल रहता। माँ के इस रवैये से मेरा मन वेदना से भर जाता। इसके बावजूद भी मैं वहीं रह करती जो वह चाहती थी, सिर्फ इसलिए कि वह मुझसे खुश रहें। घर का सारा काम करना, नवीन की सभी जरूरतों को पूरा करना, उसके बाद स्कूल की पढ़ाई करना, यह आसान नहीं था मेरे लिए। मेरा बोझ हल्का तब हुआ जब मेरे बात की दोनों बहनें मेरे काम में हाथ बटाने लगी। आहिस्ता आहिस्ता समय सरकता रहा। फिर एक दिन ऐसा आया जब पापा को मेरी शादी की चिंता हुई। उस समय पढ़ाई पूरी करके मैं एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने लगी थी। ट्यूशन व स्कूल की तनख्वाह से बटोरी गई पूंजी और रिश्तेदारों की मदद से मेरी शादी हो गई। पापा ने फूटी कौड़ी भी खर्च नहीं की। वे अपने रुपयों को लेकर हमेशा संशय में रहे। उनकी आंखों के सामने हमेशा नवीन का ही भविष्य घूमता फिरता। लिहाजा मेरी शादी चाहे जैसे लड़के से हो, मगर उनका 1 पैसा खर्च न हो।
और ऐसा ही हुआ। मैंने भी इसे कुदरत का फैसला मानकर स्वीकार कर लिया। इस बीच मकान मालिक ने पापा को मकान खाली करने का अल्टीमेटम दे दिया। इस मकान में पापा 30 साल रहे, वह भी मामूली किराए पर। एकाएक इस समस्या ने उन्हें विचलित कर दिया था। तभी उन्होंने मम्मी से राय मशविरा कर एक छोटा सा मकान खरीद लिया। जाहिर था इस मकान का वारिस नवीन ही बनेगा। पापा अपने इस फैसले से संतुष्ट थे। बाद में मझली बहन ने भी प्राइवेट स्कूल और ट्यूशन करके जो पूंजी जमा की, उसी में थोड़ा बहुत अपना रुपया पापा ने लगाकर उसकी भी शादी कर दी। रह गई अब तीसरी बहन। किसी तरह उसे भी निपटाया। अब उनके लिए सिर्फ नवीन था। नवीन ने कोचिंग करने के लिए फीस मांगी तो पापा सहर्ष तैयार हो गए। वही जब मैंने कहा था तो साफ इनकार कर दिया था। कहने लगे कि हमारे पास इतना है नहीं कि तुम्हारे लिए कोचिंग करवा सके। जबकि मैं पढ़ने में काफी होशियार थी। नवीन एक नामी कंपनी में इंजीनियर बन गया। उसने आधुनिक जरूरतों का सारा सामान खरीद लिया। माँ पिताजी सभी नवीन की तरक्की से बहुत खुश थे। पापा को लगा उनका जीवन सार्थक हो गया। जब तक पापा जीवित थे सब ठीक ठाक था। एकाएक पापा दिवंगत हुए तो माँ को कानपुर छोड़कर नवीन के पास रहना पड़ा। यहाँ उनकी देखभाल कौन करता? माँ बेटा बहू के पास नहीं रहना चाहती थी। वजह उन्हें अपने मकान और शहर से लगाव था। मगर इस उम्र में उनकी हमेशा देखभाल कौन करेगा? मैं भले ही कानपुर में रहती थी, मगर मेरा अपना घर था। रात बिरात उन्हें कुछ होता है तो कौन मदद के लिए आएगा? यही सब सोचकर नवीन ने माँ को अपने पास बुला लिया। वे बेमन से चली गई। अपने शहर का सुख और ही होता है। सबसे बड़ी बात, सब जाना सुना होता है, माहौल के रग रग से वाकिफ होता है। बहरहाल साल में एक बार हम सब बहनें उनसे मिलने जरूर जाते। वापसी पर उनकी आंखें भीग जाती थी। कहती कि मन नहीं लगता, कानपुर आना चाहती हैं। मैं कहती वहाँ अकेले रहना क्या आसान है, उम्र हो चली है, रात बिरात तबीयत बिगड़ेगी तब कौन होगा? यहाँ कम से कम नवीन है आपकी देखभाल के लिए। नवीन बदल गया है, माँ बोली। इस पर ज्यादा गौर मत किया करो, बदलाव सभी में आता है, कहकर मैं ऑटो में बैठने लगी। मैंने पीछे मुड़कर देखा। वे तब तक हमें देखती रहीं जब तक ऑटो उनकी नजरों से ओझल नहीं हो गया। मुझे उनकी मनोदशा पर तरस आ रहा था। समय हमेशा एक जैसा नहीं होता। माँ सब कुछ पहले जैसा चाहती थी, पर क्या ऐसा हो सकता है? गाड़ी में बैठने के बाद जब हम बहनें थोड़ी फ्री हुई तो माँ को लेकर चर्चा हुई। माँ बार बार कानपुर आने को कहती हैं। मझली बहन खुशी बोली। माँ मझली के ज्यादा करीब रह रही थी, क्या यह संभव है? मैं पूछी। चाहे जैसे भी हो, उन्हें उन्हीं के पास रहना होगा, इसी में उनकी भलाई है। कैसी बात करती हो दीदी, तुम्हें माँ के प्रति इतना निष्ठुर नहीं होना चाहिए। खुशी को बुरा लगा। तो रख लो अपने पास, तुमसे वह ज्यादा घुली मिली रहती हैं। खुशी को बुरा लगा। क्या तुम नहीं रखोगी? क्या वह तुम्हारी माँ नहीं है? खुशी का सवाल बचकाना लगा मुझे। सवाल रखने या न रखने का नहीं है, जिम्मेदारी की बात है। बेटे की जिम्मेदारी बनती है अपने माँ बाप की सेवा करने की। हम रख कर नवीन को और बेलगाम कर देंगे। वह तो चाहेगा कि माँ को हम लोग रख ले ताकि निरंकुश जीवन जिए। क्या तुमने सुना नहीं जब सुजाता माँ से कह रही थी कि आपकी वजह से हम कहीं आ जा नहीं सकते, आपने हमें बांध कर रख दिया है। दीदी ठीक कह रही हैं। मम्मी ने एक बार फोन करके इस बात का जिक्र मुझसे भी किया था। तीसरी बहन आरती बोली। कुछ सोचकर खुशी बोली, 2-2 महीना तो रख ही सकते हैं, इस बहाने उनका मन भी बहल जाएगा।
मैं कब इनकार करती हूँ, मगर इस अवस्था में सफर करके अलग अलग शहरों में आना जाना क्या उनके लिए आसान होगा? कौन उन्हें बेंगलोर से ले आएगा? मैं अपने पति से कहूंगी कि वह माँ को लेकर आए। खुशी बोली। बहुत आगे बढ़ बढ़कर तुम बोल रही हो, एक बार कहकर तो देखो। तुम्हारे पति इनकार न कर दे तो कहना। सीधे कहेंगे कि जिसकी माँ है वह भेजे। मैं क्यों अपनी नौकरी छोड़कर उतनी दूर जाऊं? मैं बोली, सब एक जैसे नहीं होते। खुशी का इशारा मेरी तरफ था। मेरे पति जमीनी व्यक्ति थे, वहीं खुशी का पति धर्मपरायण। पता नहीं कैसे नौकरी करते थे। दिन भर उनका ध्यान अंधविश्वास व भगवान पर ही रहता था। क्षणिक भावनाओं में बहकर वे बेंगलोर चले भी गए तो यह हमेशा ऐसा संभव होगा? वहीं आरती का पति एकदम ठेठ प्रवृत्ति का इंसान है। जब वह आरती का नहीं सुनता तो भला सास को लेने क्या जाएगा? साफ कहेगा कि उनके बेटा बहू जाने हमसे क्या मतलब। इसलिए आरती से कोई अपेक्षा करना निरर्थक था। आरती यही सब सोचकर चुपचाप हम लोगों की गुफ्तगू सुन रही थी। रात होने को हुआ। हम लोग बात यहीं खत्म करके अपने अपने बेड पर सोने चले गए। सुबह गाड़ी भोपाल पहुंची तो खुशी के साथ आरती भी उतर गई। आरती को वहां 3 दिन रुकना था। उसके बाद वह अपने घर फतेहपुर चली जाएगी। मैंने उससे विदा ली। मेरा पड़ाव 8 घंटे बाद आने वाला था। मैं सोचने लगी कि समय कितना बलवान होता है। कहाँ हम सब एक ही शहर में रहकर पले बढ़े और आज 4 लोग 4 जगह के हो गए हैं। मेरा मायका कानपुर था, इसलिए मैं हर वक्त मम्मी पापा के लिए खड़ी रहती थी। बाद में पापा की तबीयत बिगड़ी तो वे हरियाणा चले गए। वहीं उन्होंने अंतिम सांस ली। योजना के मुताबिक मैंने नवीन को फोन लगाया। तुम्हें ले जाना हो तो ले जाओ, मेरे पास समय नहीं है, उसने साफ साफ बोल दिया। थोड़ा समय निकालो, उनका भी जी बहल जाएगा। मैंने मनुहार की। उनका दिल कहीं नहीं लगेगा। मैं उनके स्वभाव को जानता हूँ। अब तुम उनका स्वभाव भी देखने लगे। मुझे बुरा लगा। इतना भी फिक्र है तो रख लो उनको अपने पास हमेशा के लिए। मैं क्यों रखूंगी, सब कुछ तुम्हें दिया है। अब जब लौटाने की बारी आई तो हम बहनों पर डाल रहे हो। तो जैसे चल रहा है चलने दो। कैसे चलने दूं? बीवी के मोह ने तुम्हें अपने कर्तव्य से विमुख कर रखा है। मुझे अपना कर्तव्य मत सिखाओ दीदी। मुझे अच्छे से निभाना आता है। कुछ नहीं निभा रहे हो तुम। दिन भर ऑफिस में रहते हो, तुम्हें कुछ पता रहता है क्या? देर शाम घर आते हो तो सीधे अपनी बीवी के कमरे में चले जाते हो। कभी माँ का हाल पूछते हो? वे बेगानों की तरह एक कमरे में पड़ी रहती हैं। मैंने कब रोका है? क्यों नहीं आकर हमारे पास बैठती हैं? क्या बैठेंगी जब बेटा बहू ने मुंह फेर लिया है? मेरे कथन पर मारे खुन्नस के चलते नवीन ने फोन काट दिया और तमतमाते हुए माँ के कमरे में आया। आपको ज्यादा खुशी मिलती है अपनी बेटियों से तो कहिए, हमेशा के लिए उन्हीं के यहाँ पहुँचा दूं। दिन भर फोन करके हमारी बुराई बतियाती रहती हैं। मैंने क्या कहा? माँ का स्वर दयनीय था। बिना कहे इतना सुनने को मिल रहा है। क्या कोई अपने मन की बात भी नहीं कर सकता? तुम्हारी बीवी तो जैसे जवान पर ताला लगाकर आई है। उसका ताला खुलेगा तो सिर्फ तुम्हारे लिए या तो अपने मायके वालों के लिए। ऐसे में यदि मैं अपनी बेटियों से कह सुन लेती हूँ तो क्या गलत करती हूँ? माँ ने भी तेवर कड़े किए। मैं आपसे बहस नहीं करना चाहता। आप चाहती क्या हैं? नवीन बोला। मैं कानपुर जाना चाहती हूँ। ठीक है, मैं आपको पहुँचाने की व्यवस्था करता हूँ, मगर बाद में यह न कहिएगा कि मैंने अपनी मर्जी से आपको कानपुर भेज दिया। माँ चुप रही। जिस दिन कानपुर जाने को था, माँ की आंखें नम थी। उन्हें अपने 2 पोतों का ख्याल आने लगा। बड़ा पोता 10 साल का था और बोला, दादी आप कानपुर क्यों जा रही हैं?
आपको सुई कौन लगाएगा, खाना कौन देगा। यह सुनकर माँ की आंखें डबडबा आई। सुजाता खुश थी कि चलो इसी बहाने झंझट छूटा। अंदर से नवीन का मन भी मुदित था, क्योंकि वह जानता था कि कानपुर में मैं तो हूँ ही, चाहे जैसे भी हो माँ के लिए करेगी ही। सिर्फ रुपए भेजने की जरूरत है, वह भेज दिया करेगा। मैंने भी मन बना लिया था कि जिस माँ ने मुझे पैदा किया, उस रिश्ते की लाज उनकी अंतिम सांस तक रखूंगी। पता नहीं क्यों बरबस मेरा ध्यान उस बचपन पर चला गया, जब माँ ने एक टॉफी नवीन के लिए मुझसे छिपा कर रखी थी। संयोग से मेरी नजर पड़ी तो मैंने अपने लिए मांग लिया, तो माँ ने साफ इनकार कर दिया और बोली, यह मैंने नवीन के लिए रखा है। मैं मायूस होकर दूसरे कमरे में चली गई। इसलिए बेटा और बेटी में फर्क नहीं रखना चाहिए। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को एक लाइक कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं एक नई कहानी के साथ में एक नए वीडियो में। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।